नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ हो। इस वीडियो में ये कक्षा 9th के लिए साइंस की वीडियो है और ये वीडियो का भाग नंबर 9 है। अब हम इसमें बचे हुए जो प्रश्न थे हमारे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके हम आंसर देखेंगे। तो उस दिन हमने आपको प्रश्न संख्या 10 तक कराई थी। अब इसके बाद 11 से आगे के लिए क्वेश्चंस कराएंगे। तो आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसमें 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन द्रव्य नहीं है। द्रव्य मतलब पदार्थ नहीं है। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में कांच लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लकड़ी है, सी ऑप्शन में प्रकाश है और डी ऑप्शन में दूध है। तो देखिए, जो कांच और लकड़ी होती हैं वो आपकी ठोस अवस्था में होती हैं और जो आपका प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और दूध एक प्रकार का द्रव होता है। द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव। ठीक है, तो जो प्रकाश है इसका सही आंसर है, यानी वह द्रव्य नहीं है, यानी पदार्थ में नहीं गिना जाता उसको, प्रकाश को। 12वां क्वेश्चन है, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते। देखिए, जिनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, किनका आकार अनिश्चित होता है? ठोस का, द्रव का या गैस का, या द्रव और गैस दोनों का। तो इसका सही आंसर है द्रव तथा गैस दोनों का। ठीक है, इन दोनों के ही आकार अनिश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? मेज, जल, वायु, पेंसिल। मेज, जल, वायु और पेंसिल। देखिए, किसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो निश्चित होते हैं ठोस के। ठीक है, और दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैस के। अब इसमें से ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन गैस के लिए है। तो गैस के लिए हमारा वायु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। द्रव्य की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? देखिए, सदैव विद्युत की सुचालक होती है, ये आपका सही आंसर है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमेशा विद्युत की सुचालक होती है। इसे आप इम्पोर्टेंट प्रश्न डाल करके नोट कर लेंगे। पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है। पदार्थ के अणुओं की मध्य की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन ए गैसीय अवस्था में न्यूनतम, ऑप्शन बी द्रव अवस्था में अधिकतम, ऑप्शन सी ठोस अवस्था में न्यूनतम, ऑप्शन डी द्रव अवस्था में न्यूनतम। तो देखिए, अणुओं के मध्य की दूरी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? गैसों में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका, बताइए इसका सही आंसर क्या है? और सबसे कम कहाँ होती है आपकी? ठोसों में। किस में होती है? सबसे कम होती है ठोसों में। तो इसका सही आंसर है आपका ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है। द्रव्य की गैसीय अवस्था में क्या क्या चीज़ होती है? ऑप्शन ए अधिकतम गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी न्यूनतम गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, द्रव्य की गैसीय अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ गति करते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पेज पर देखेंगे। देखिए, अब हम इसमें आगे के सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 17वां प्रश्न देखेंगे। ठोस में अंतराण्विक अवकाश द्रव्य एवं गैस की अपेक्षा अधिकतम होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक अवकाश कम होता है। गैस में अंतराण्विक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है। और नंबर 17 का डी, ठोस में अंतराण्विक अवकाश द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है। तो देखिए, ठोस में जो अंतराण्विक अवकाश का मतलब है कि अणुओं के मध्य दूरी कितनी होती है। तो ठोस में अणुओं के मध्य दूरी बहुत कम होती है, इसलिए इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ठोस में द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है अंतराण्विक अवकाश। 18 में, किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है इसी पदार्थ के द्रव्य के अणुओं से कम, इसी पदार्थ के ठोस के अणुओं से कम, इसी पदार्थ के द्रव्य के अणुओं से अधिक, इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं के बराबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पदार्थ के द्रव इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक होती है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक है, नंबर 19। द्रव को गर्म करने पर उसके कण क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? बी,
यानी दूर दूर हो जाते हैं, पास पास नहीं आते हैं, कुछ पास और कुछ दूर नहीं होते हैं, रहते ही नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है आपका दूर दूर हो जाते हैं। 20वां, किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर, देखिए गलनांक के बारे में पढ़ी, गलनांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो देखिए मैंने बताया था वह निश्चित ताप, निश्चित ताप का मतलब ताप में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ताप में वृद्धि नहीं होती है। अगला ऑप्शन, अगला सवाल है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक वह है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। अगर यहाँ पर होता कि ठोस की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर है द्रव की सतह से, तो इसका सही आंसर है आपका डी, यानी वाष्पन। जमने की प्रक्रिया में क्या होता है? अंतराणविक अवकाश अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, कम होता है, शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर है कम हो जाता है, यानी कि जब जम जाती हैं चीज़ें तो अणु पास पास आ जाती हैं। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्या शुद्ध किया जाता है? देखिए ऊर्ध्वपातन में मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, नौसादर, कपूर, नेफ्थेलीन, ये चीज़ें लिखवाई थी। तो इसका सही आंसर है आपका नौसादर, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। मिलेंगे अब नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।